फजल सर, जिन्होंने अभी अभी अपना प्लेब किया है। और ये अच्छा लग रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स आपके यूट्यूब व्यू। एंड हाउ प्लेब ओनली, और उसमें क्या क्या आपको लगा एग्जाम्स वगैरह? जबकि प्लैब एक ऐसा एग्जाम है, आप अपने फाइनल ईयर कंप्लीट करने से पहले पहले भी प्लैब 1 अटेम्प्ट कर सकते हैं। आईएलटीएस होता है, एक ओईटी होता है। आईएलटीएस की पहले बात कर लेते हैं। आईएलटीएस वहाँ के लाइसेंस को यूज करके आप गल्फ में कहीं पे भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको डायरेक्टली लाइसेंस मिल जाएगा। टाइम पूरे पाथवे में 1 से 1.5 साल एटलीस्ट लगेगा। तो जैसे आपको, क्योंकि So hey guys, welcome to the new video of my YouTube channel. I am Mohammad Tumbi from Gujarat, currently a 5th year medical student studying in Tashkent Medical Academy, उज़्बेकिस्तान। और आज जो है वो हमारा सेकंड पॉडकास्ट रहने वाला है। इससे पहले हमने एक पॉडकास्ट शूट किया था MBBS अब्रोड के बारे में, लेकिन आज जो है वो थोड़ा एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट आने वाला है। तो अभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर फजल सर, जिन्होंने अभी अभी अपना प्लेब किया है और ये किर्गिस्तान से ग्रेजुएटेड है। तो सर का शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक था, लेकिन हमने थोड़ी देर मैनेज किया है ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल इंफॉर्मेशन डिलीवर हो सके। तो सर, तो कब आपने किया ये? और हेलो डॉक्टर तुम्बी, सबसे पहले तो थैंक यू इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। और अच्छा लग रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स आपके यूट्यूब व्यूअर्स जो हैं वो इस पॉडकास्ट से प्लैब की इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। तो सर, कब आपने ये प्लेब के बारे में सोचा और आप ग्रेजुएट कब हुए और आपकी बैच कौन सी थी? मेरा जो ग्रेजुएशन है वो 2023 में कंप्लीट हुआ है और हमारा बैच जो है वो 2018 का था। किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी बिश्केक किर्गिस्तान से ग्रेजुएट किया है। और मैंने प्लैब के बारे में अपने फाइनल ईयर कंप्लीट करने के बाद सोचा कि क्यों ना प्लैब रूट को एक्सप्लोर करके यूके में आगे पीजी और इंटर्नशिप की पाथवे को आगे बढ़ाया जाए। एंड हाउ प्लेब ओनली, और उसमें क्या क्या आपको लगा एग्जाम्स वगैरह? सबसे पहली चीज तो ये कि प्लैब सबसे इजी रूट है यूके में एक डॉक्टर बनने के लिए, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर बनने के लिए। और ये जूनियर डॉक्टर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आप जब देखेंगे दूसरे जो पाथवेज हैं एमआरसीपी के या एएमसी यूएसएमएलई के, स्पेशली एमआरसीपी जो पाथवे है यूके जाने का, उसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। जूनियर डॉक्टर्स जो जस्ट पास किए हैं वो नहीं बैठ सकते एमआरसीपी एग्जाम के लिए। जबकि प्लैब एक ऐसा एग्जाम है, आप अपने फाइनल ईयर कंप्लीट करने से पहले पहले भी प्लैब 1 अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्लेब 1 हम फाइनल ईयर से पहले भी कर सकते हैं attempt? फाइनल ईयर में जब आप हो, एग्जाम से जस्ट पहले आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके प्लैब 2 तक आते आते आपके पास डिग्री मिल जाएगी। तो प्लेब के लिए हमें बेसिकली यहाँ के मेडिकल का ग्रेजुएशन चाहिए और एफएमजी का कुछ रिक्वायरमेंट होता है इसमें? प्लैब के लिए एफएमजी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नीट यूजी की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो एफएमजी स्टूडेंट्स बिना नीट के आए हुए हैं, बिना नीट के पढ़ रहे हैं फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस में, उनके लिए बहुत अच्छा पाथवे है। वो अपने फाइनल ईयर एग्जाम से पहले पहले प्लैब एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसके लिए हमें कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश एग्जाम, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम, वो ज़रूरी है। उसमें कितने चाहिए आईएलटीएस में, हमें कितने पॉइंट्स? इंग्लिश के 2 एग्जाम्स होते हैं, एक आईएलटीएस होता है, एक ओईटी होता है। आईएलटीएस की पहले बात कर लेते हैं। आईएलटीएस में हमें 7.5 बैंड ओवरऑल चाहिए, जिसमें से इंडिविजुअल किसी में भी 7 बैंड से कम नहीं होना चाहिए। टोटल आई थिंक 10 होते हैं, 10 में से हमें टोटल 9 बैंड्स होते हैं। टोटल 9 बैंड्स होते हैं, ठीक है। 4 अलग अलग हमारे एरियाज हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। हर एक में आपके मिनिमम 7 होना चाहिए और ओवरऑल 7.5 होना चाहिए। ऑलराइट। ये एक जनरल इंग्लिश एग्जाम है। इसके अपोज्ड अगर हम आईएलटीएस की जगह ओईटी एग्जाम देते हैं तो वो एक ऑक्यूपेशनल इंग्लिश एग्जाम होता है। उसमें आपके मेडिकल सिनारियोज से रिलेटेड इंग्लिश को टेस्ट किया जाएगा, तो वो आपके लिए इजी होता है, जिसमें आपको स्कोर ऑफ 400 लाना होता है। कॉस्ट अगर हम कंपेयर करें तो आईएलटीएस जो है थोड़ा सस्ता है, अराउंड 17,500 रुपीज़। अभी करेंटली हम ये वीडियो 12 अक्टूबर 2024 को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी ये चार्जेस हैं, ये चेंज होते हैं फ्यूचर में। और ओईटी को अगर हम कंपेयर करें तो वो जस्ट डबल, अराउंड 40,000 रुपीज़ उसकी फीस है।
ऑलराइट। और प्लेब के बारे में थोड़ा, अगर कोई न्यू ऑडियंस है, फ्रेशली जो एडमिशन लिया है, तो थोड़ा एक आप बता देंगे प्लेब के कितने स्टेप होते हैं? लाइक प्लेब 1, प्लेब 2 हम लोगों को तो पता है, लेकिन न्यू ऑडियंस के लिए आप बता दीजिए कि क्या डिफरेंस रहता है, कैसे होता है प्लेब 1, प्लेब 2 और सारे क्राइटेरियाज। प्लेब एक बेसिकली 2 स्टेप एग्जाम है, जिसको देने के बाद आप जीएमसी, जो कि जनरल मेडिकल काउंसिल यूके है, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ का रजिस्ट्रेशन मिलते ही आप डायरेक्टली वहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं। और यही नहीं, आप वहाँ के लाइसेंस को यूज करके आप गल्फ में कहीं पे भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको डायरेक्टली लाइसेंस मिल जाएगा। प्लेब मैंने देखा है कि प्लेब 1 वो है, आप इंडिया से प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन प्लेब 2 के लिए आपको वहां जाना पड़ता है। राइट राइट राइट। राइट। ओके। और इसमें टाइम कितना लग जाता है? टाइम पूरे Preparation. पाथवे में 1 से 1.5 साल एटलीस्ट लगेगा। तो जैसे आपको, क्योंकि आपकी आईएल्ट्स की वैलिडिटी भी होती है, सबसे पहले आपने अगर आईएल्ट्स दे दिया है तो वो 2 साल तक ही वैलिड रहेगा। तो आपको ऐसा करना है कि आपका पूरा पाथवे, आईएल्ट्स, प्लैब 1 और प्लैब 2, ये तीनों चीजें आप विद इन 2 years कंप्लीट करें। और इसमें यह है कि आईएल्ट्स देने के 2 दिन के अंदर आपके रिजल्ट्स आएंगे और आप अपनी प्लैब 1 बुकिंग जीएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। प्लैब 1 आप इंडिया के किसी भी सेंटर में या दुबई में या आपके अपने जो यूनिवर्सिटी है, जिस भी कंट्री में है, अभी हम ताशकंद उज़्बेकिस्तान में बैठे हैं, तो यहाँ से भी आप दे सकते हैं। सेंटर ऑल ओवर द वर्ल्ड है। सही है। और कॉस्ट टोटल कितनी लगती है, टोटल एक्सपेंसेस पूरे प्रोसेस का एक बार आप ब्रेकडाउन भी दे देना। आइल्स में कितना, प्लेब 1 में कितना, प्लेब 2 में कितना? आईएल्ट्स की फीस जैसे मैंने आपको बताई 17,500 है। प्लैब 1 की फीस अप्रोक्सीमेटली 30,000 INR है। प्लैब 2 की फीस अप्रोक्सीमेटली 90,000 INR है। ये आपके एग्जाम फीस हो गए। इसके अलावा आपको प्लैब 2 यूके जाके देना है, तो आपको यूके जाने में, वहाँ पे रहने में और कोचिंग के एक्सपेंसेस अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपीज़ अलग से आते हैं। और इसके अलावा अगर हम प्लैब 1 के कोचिंग की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 5 to 10,000 रुपीज़ में हमारी ऑनलाइन कोचिंग विथ नोट्स प्रिपरेशन हो जाती है। तो टोटल कॉस्ट अगर हम एक्सपेक्ट करें तो 4 to 5 lakhs तक जाता है। इट इज़ अ वेरी चीप पाथवे कंपेयर टू USMLE and AMC, which are costing almost 30 lakhs and 10 lakhs respectively. यही मुझे पूछना था कि लाइक ऐसे बहुत सारे पाथवे हैं, यूएसएमएलई, एएमसी, यूके का प्लेब वगैरह, तो आपने क्यों बस यही चुना, ओनली प्लेब? Easiest route for junior doctor, सबसे पहली बात ये। USMLE एक तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, राइट। और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वो 3 years प्रोसेस है विथ 25 to 30 lakhs एक्सपेंस। AMC भी लॉन्ग प्रोसेस है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को ऑस्ट्रेलिया में जॉब करना है वो प्लैब पाथवे से जाते हैं। क्योंकि जैसे ही उन्होंने प्लैब 1, प्लैब 2 करके जीएमसी का रजिस्ट्रेशन लिया, वो इमीडिएटली उस रजिस्ट्रेशन पे एएमसी में रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे और बिना किसी एग्जाम के डायरेक्ट एएमसी का रजिस्ट्रेशन मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकते हैं। तो जब आपको एक इजियर रूट मिल रहा है तो क्यों आप एएमसी के एग्जाम्स देंगे, जो कि टफ है, मोर एक्सपेंसिव है, मोर टाइम टेकिंग है। उसमें अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा लग जाता है एएमसी में? डबल लगता है प्लैब से, ऑलमोस्ट डबल। और यूएसएमएलई में? यूएसएमएलई में ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स लगता है कंपेयर टू प्लैब। अगर हम इसको ओनली यूके से ही कंपेयर करें तो प्लैब वर्सेस एमआरसीपी में आप क्या कहेंगे? प्लैब वर्सेस एमआरसीपी में फिर वही बात है, एमआरसीपी इज मोर एक्सपेंसिव, मोर टाइम टेकिंग, एंड उसकी एलिजिबिलिटी को आपको मीट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जूनियर डॉक्टर हैं अभी। अगर हम एफएमजीज को टारगेट कर रहे हैं तो हमारे जो इंटर्नशिप प्लस एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं वो एमआरसीपी में बैठ सकते हैं। जो हमारे अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो एमआरसीपी में नहीं बैठ सकते। इवन इंटर्नशिप करने के फौरन बाद भी आप एमआरसीपी में नहीं बैठ सकते। तो आपके लिए हमेशा बेटर रूट प्लैब रहता है। प्लैब रहता है। और कॉस्ट वाइज भी अगर हम कहें तो एमआरसीपी का एक्सपेंस इंक्लूडिंग द रिसोर्सेज एंड कोचिंग 18 lakhs तक आता है, ऑलमोस्ट 3 to 4 times देन प्लैब। जी। और इसमें कितने साल की ये एक्सपीरियंस चाहिए होगा? आप बोल रहे थे कुछ आपको वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर इंटर्नशिप करने के बाद 1 साल की और आपकी वर्किंग होनी चाहिए। 1 साल मिनिमम। मिनिमम। और इसको विदाउट एफएमजी कर सकते हैं एमआरसीपी को? एमआरसीपी पाथवे आप विदाउट एफएमजी भी कर सकते हैं। उसमें क्या डिफरेंस रहता है विथ एफएमजी और विदाउट एफएमजी? उसमें कोई डिफरेंस है?
इसमें यह है कि अगर आपने इंडिया में इंटर्नशिप करना है तो आप एफएमजी करके इंडिया में इंटर्नशिप और जॉब करके फिर आप एमआरसीपी पाथवे में जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने ही मेडिकल कॉलेज से अब्रॉड में उज़्बेकिस्तान में या किर्गिस्तान में इंटर्नशिप करते हैं, जॉब करते हैं, तो उसके बाद आप एमआरसीपी में डायरेक्टली जा सकते हैं। और एक और पाथवे आजकल बहुत फेमस चल रहा है, यूकेएफपी पाथवे। तो पहले आप ये बताएंगे कि ये पाथवे कौन सा है? यूकेएफपी पाथवे एक ऐसा पाथवे है जिसको फुल फॉर्म अगर मैं कहूँ यूके फाउंडेशन प्रोग्राम, तो ये फाउंडेशन डॉक्टर्स के लिए है हमारे, और ये उनके लिए जिन्होंने इंटर्नशिप नहीं किया हुआ है, ना अपने होम कंट्री इंडिया में, ना ही अपने कॉलेज के कंट्री उज़्बेकिस्तान या रशिया में। इंटर्नशिप आपने कहीं नहीं किया, आप डायरेक्टली अपनी इंटर्नशिप यूके जाके करना चाहते हैं, वहां जाके आप इंटर्नशिप करेंगे। एग्जैक्टली। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक अलग से एक एप्लीकेशन होती है, एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन, वो आपको भरना है। वो प्लैब 1 या प्लैब 2 पर डिपेंड नहीं होता, वो इवन आप प्लैब 1 से पहले भी आप यूकेएफपी पाथवे को अप्लाई कर सकते हैं। इट मींस टोटली इंडिपेंडेंट पाथवे है। टोटली इंडिपेंडेंट पाथवे है। यूकेएफपी पाथवे में अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश टेस्ट आपका वैलिड होना चाहिए, आईएलटीएस, जो कि 7.5 बैंड होना चाहिए, ओवरऑल भी और इंडिविजुअल भी। 7.5। अगर हम यूकेएफपी पे बात करें तो अभी आपने बात की कि विदाउट एफएमजी कर सकते हैं, बट अगर इन केस किसी ने एफएमजी कर लिया तो वो ये पाथवे एक्सप्लोर कर सकता है, या ओनली ही और शी कैन गो फॉर प्लैब और एमसी? यूकेएफपी पाथवे स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने इंटर्नशिप नहीं किया हुआ है कहीं से। जो ऑलरेडी इंटर्नशिप कर चुके हैं वो फाउंडेशन ईयर 2 में जाते हैं यूके में, ना कि फाउंडेशन ईयर 1 में। तो वो जो होते हैं वो CAFY1 में जाते हैं, यूकेएफपी वाले सीधे FY1 में जाएंगे। FY1 में जाएंगे जी। ऑल राइट। और अगर हम डेजिग्नेशन की बात करें आफ्टर दिस पाथवे, अगर हम यूकेएफपी पाथवे लेंगे तो हम फाउंडेशन ईयर 1, जो कि जूनियर मोस्ट डॉक्टर होते हैं, ट्रेनी डॉक्टर हम उन्हें कहते हैं, वहां पे हम पहुंचेंगे। उसके बाद आपको फाउंडेशन ईयर 2 में पहुंचना पड़ेगा, जो कि 2 फाउंडेशन ईयर है। वो करने के बाद आप अपनी स्पेशलिटी ट्रेनिंग किसी भी फील्ड में, फॉर एग्जांपल रेडियोलॉजी में आप 5 इयर्स की ट्रेनिंग है, ST1 to ST5, आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। इट मींस टोटल आपको 7 इयर्स लग जाएंगे। 2 इयर्स ऑफ फाउंडेशन, 5 इयर्स ऑफ स्पेशलिटी। और प्लेब में ऑब्जर्वरशिप होती है, इज इट द सेम ऑफ द 2 इयर्स या वो डिफरेंट है कंप्लीटली? ऑब्जर्वरशिप एक टोटली इंडिपेंडेंट, एक पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए एक चीज होती है, उसको प्लैब पाथवे से कोई मतलब नहीं। ओके। ऑब्जर्वरशिप वो चीज होती है जो हम कंसल्टेंट डॉक्टर्स इन यूके को हम अप्लाई करते हैं कि हम आपके साथ बैठ के कुछ सीखना चाहते हैं साथ में। ऑलराइट। वो अनपेड होती है। अगर हम मास्टर्स की बात करें फ्रॉम यूके, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यूके में जो मास्टर्स है वो ट्रेनिंग जॉब होती है। जैसे मैंने स्पेशलिटी ट्रेनिंग की बात की, अगर आप स्पेशलिटी ट्रेनिंग में चले जाते हैं और आप 5 इयर्स रेडियोलॉजी में हैं, या अगर आप मेडिसिन सर्जरी में करते हैं तो उनमें 2+5 जैसा प्रोग्राम होता है, कोर ट्रेनिंग 2 इयर्स प्लस 5 इयर्स इन योर स्पेशलिटी। इस तरह का पाथवे है। आफ्टर 7 इयर्स ऑफ जॉब अंडर ट्रेनिंग, वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, विच इज अ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, जो कि आपको वैलिड होता है आपके पीजी के इक्विवेलेंट, सुपर स्पेशलाइजेशन के इक्विवेलेंट होता है इनफैक्ट इंडिया के। और इस पूरे पाथवे के बीच में ड्यूरिंग योर स्पेशलिटी ट्रेनिंग आपको MRCP 1, MRCP 2 और पेसिस एक एग्जाम होता है, ये सब आपको क्लियर करना है विद इन दिस ट्रेनिंग। ओके, इफ वी टॉक अबाउट द सैलरीज, क्योंकि सबके मन में रहता है कि हम अर्न कितना करेंगे, तो सैलरी की अगर हम बात करें तो जो फाउंडेशन डॉक्टर्स हैं हमारे, जो FY1 और FY2, ये अराउंड 36,000 पाउंड्स टू 42,000 पाउंड्स अर्न करते हैं एनुअली। और अगर और हम बात करें कि फाउंडेशन के अलावा आप जैसे पीजी ट्रेनिंग में, तो स्पेशलिटी ट्रेनिंग में जैसे आप जाते हैं 2 ईयर का फाउंडेशन कंप्लीट करने के बाद, तो आपकी सैलरी 42,000 से बढ़ के अराउंड 49 to 70,000 तक हो सकती है। रेंज रहता है अलग अलग हॉस्पिटल का, 49 to 70,000 की है। अगर स्पेशलिस्ट की बात करें तो वहाँ अगर आप कंप्लीट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं तो आप 80 to 96,000 पाउंड्स अर्न कर सकते हैं। और अगर आप कंसल्टेंट बन गए हैं तो 100 to 120,000 पाउंड्स एनुअली, और इवन कुछ कंसल्टेंट जो है 150,000 पाउंड्स एनुअली भी कमा रहे हैं। इसको आप INR में बता दीजिए। INR में अगर हम कहें तो 1 पाउंड अभी आज के डेट में 116 रुपीज चल रहा है, जो कि हमारे फाउंडेशन डॉक्टर को स्टार्टिंग सैलरी अप्रोक्सीमेटली 3 lakhs पर मंथ की होगी। एनुअली ये आपकी 34-35 lakhs हो जाएंगे।
एनुअली वी विथ कुछ रिडक्शंस भी होते हैं इसमें, टैक्सेशंस वगैरह, ये टैक्सेशंस सब हैं, करके है या नहीं ये बिफोर टैक्सेस है, बिफोर टैक्सेशन? टैक्सेशंस इस पे आएंगे। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली फिर कितने टैक्सेशन वगैरह आफ्टर लगते टैक्स हैं? भी अगर हम कहें तो फाउंडेशन डॉक्टर्स को ऑलमोस्ट 2,75,000 जी 2,75,000। मंथली अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। फिर वहाँ पे एकोमोडेशन वगैरह अप्रोक्सीमेटली कितना लगता है, लिविंग एक्सपेंसेस कितने लगते हैं, और ऑलमोस्ट कितना बच जाता है एज ए डॉक्टर? अगर हम लंदन की बात करें तो लंदन में एक 2 बेडरूम फ्लैट 800 पाउंड्स, जो कि ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज होंगे। शेयरिंग में है या ये नहीं, ये मैं पूरे सिंगल? फ्लैट का आपको रेंट बता रहा पूरे हूँ। फ्लैट का 80,000 पाउंड्स में, सॉरी 80,000 INR रुपीज में आपको एक 2 BHK फ्लैट मिल जाता है। यूजुअली 3 to 4 डॉक्टर्स उसको शेयर करके ले लेते हैं। इट मीन्स 20,000 पर मंथ आपको रफली? वो डिपेंड करेगा, अगर आप 4% अकेले है तो? रहना चाहते हैं, दो के साथ रहना चाहते हैं, वो आपकी पर्सनल नहीं, चॉइस है। इफ यू चूज 4% देन हाँ 20,000 ये रहा। फिर बिल्कुल। फूड ग्रोसरी और उसमें फूड कितने एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस मिनिमम आपको 250 पाउंड्स, जो कि 250 25,000 रुपए होते हैं, मिनिमम इतना एक्सपेंस आएगा। दिस इज इफ यू आर ईटिंग एट होम। होम। होम कुक कर रहे हैं तो ये खर्चा है। रेस्टोरेंट्स में खाएंगे तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो तो आप कहीं पे भी जाए, अगर रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाएंगे तो इट विल बी लाइट एक्सपेंसिव। जी। इट मींस वी कैन टॉक दैट बेयर मिनिमम 50 to 70,000। और अगर आप फिर अकेले रहेंगे अपार्टमेंट वगैरह अकेले में रहेंगे तो आप 1 लाख का मंथली 1 एक्सपेंस लाख रखिए। मंथली। फिर भी आई थिंक यू कैन सेव 1 to 1.5 lakhs INR अप्रोक्सीमेटली बच जाएंगे एज अ फाउंडेशन एज डॉक्टर। ए फाउंडेशन डॉक्टर। और एज अ कंसल्टेंट डॉक्टर तो आपके एक्सपेंसेस इससे बहुत ज्यादा तो बढ़ेंगे नहीं, ना, ना। एक्सपेंसेस यही रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते हैं लैडर में, आपकी सैलरीज बहुत बढ़ जाएंगी। अगर कोई प्लान करता है, लाइक अभी तो ये है कि हर कोई अकेले ही जाता है, बट अगर कोई प्लान करता है विद फैमिली तो फिर उसका क्या रहता है वहाँ पे, अगर विद कंसल्टेंट फैमिली बनने के भी बाद? ऑलमोस्ट वही एक्सपेंस आएगा आपका। आप 800 पाउंड्स to 900 पाउंड्स फॉर फ्लैट, एंड 250 की जगह हम 400 एक्सपेक्ट कर लेते हैं फॉर फूडिंग। फूडिंग एंड एवरीथिंग। अदर एक्सपेंसेस में भी 300 to 400 पाउंड्स और लग जाएंगे। मैक्सिमम भी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो विद इन 2,000 पाउंड्स आप विद फैमिली रह सकते हैं। अभी आपका क्योंकि इसकी एक बेनिफिट वहां पे ये है, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है वहां पे। वहां पे। Alright. बच्चों की कोई फीस नहीं लगनी है, कोई हेल्थ केयर में आपका पैसा नहीं जाना है। तो जो भी आपके पैसे हैं वो ग्रोसरीज में ही जाने हैं ओनली। ये तो मुझे भी अभी जानने मिल रहा है दैट एजुकेशन फॉर यंग चिल्ड्रंस वहाँ पे फ्री है। एग्जैक्टली। तो सही है। और अगर हम लोग बात करें, लोग आजकल बताते हैं कि यूके बहुत ओवर सेचुरेट हो गया है, तो और वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात करें तो इसमें क्या कहेंगे? अगर एफएमजीज मेरे वीडियो देख रहे हैं तो इंडिया से ज्यादा सैचुरेटेड तो शायद ही कोई जगह है इस टाइम पे। 30 लाख स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट हमारे नीट यूजी के एग्जाम में बैठते हैं। उसके बाद भी लोग नीट में बैठ रहे हैं, इतने ओवर सैचुरेशन के बाद भी। अब्रॉड एमबीबीएस की बात करें तो एनुअली इस टाइम 1 लाख से ज्यादा बच्चे अब्रॉड से हर साल एमबीबीएस करने आ रहे हैं। दिस इज अ बिग नंबर। राइट। यूके में इतने लोग तो नहीं है। ब्लैक पाथवे बहुत कम लोग जाते हैं, मुश्किल से शायद 5 to 6,000 डॉक्टर्स। नहीं, बट वो आजकल न्यूज वगैरह में भी चलता है और फाउंडेशन डॉक्टर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल है जॉब लेना। स्पेशलिटी ट्रेनिंग करने के बाद कोई मुश्किल नहीं। कंसल्टेंट्स के लिए जॉब अवेलेबिलिटी है, पोजीशंस बहुत खाली है फॉर कंसल्टेंट्स एंड स्पेशलिस्ट्स। फाउंडेशन डॉक्टर्स को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको 3 to 4 मंथ्स जॉब सर्च करना पड़ेगा। किसी किसी को रेयरली अप टू 6 मंथ्स 7 मंथ्स भी लग जाते हैं, बट एवरेज 3 to 4 मंथ्स में आपको जॉब मिल जाएगी। आपको क्या लगता है, आपने एमबीबीएस अब्रॉड किया तो क्या वो वर्थ इट है? डेफिनेटली। एमबीबीएस अब्रॉड एक एमडी जनरल मेडिसिन की डिग्री होती है, जो कि जीएमसी जनरल मेडिकल काउंसिल यूके रिकॉग्नाइज करता है। और जितने भी ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, रशिया है, इनकी डिग्रीज आप जीएमसी की वेबसाइट पे जाइए, जनरल मेडिकल काउंसिल यूके, उस पर लिखा हुआ है वो कहाँ की यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी की डिग्री को वो एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम उसमें नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। अगर आप एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हैं, मैं एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, और हमारे डॉक्टर तुम्बी भी ताशकंद मेडिकल एकेडमी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। राइट। तो अगर आप एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो डेफिनेटली जीएमसी उसको एक्सेप्ट करेगी। उसमें कोई क्राइटेरिया रहता है? हर यूनिवर्सिटी यहाँ की एक्सेप्ट करती है गवर्नमेंट है तो? मोस्टली। अगर अनलेस वो उन्होंने अपने वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है, वो उन यूनिवर्सिटी की लिस्ट उन्होंने मेंशन की है जो वो नहीं एक्सेप्ट करते। ओके। तो अगर उसमें लिस्ट में नाम नहीं है आपका तो एक्सेप्टेड है। आप इंडिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन व्हाई आर यू चूजिंग यूके ओवर इंडिया? इंडिया में आई थिंक फाउंडेशन डॉक्टर्स के लिए ना
वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, हम्म। और काम ज्यादा है बहुत। और बाकी आप न्यूज आजकल देख रहे हैं, डॉक्टर्स की हालत इंडिया में बहुत सेफ अच्छी नहीं है और भी बहुत सारे पॉइंट। सेफ्टी नहीं है जूनियर रेसिडेंट्स के लिए। यूएसएमएलई की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो उसमें अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लग जाता है? यूएसएमएलई 2 to 3 years लॉन्ग प्रोसेस है। आई थिंक थर्ड ईयर में आप स्टेप 1 दे, एग्जैक्टली फिर अगर 6th कोई में थर्ड step ईयर 2 में दे। स्टार्ट करता है तो फाइनल ईयर के 1 साल बाद तक वो उसको कंप्लीट कर पाएगा। और कॉस्टिंग भी आपने बताई वैसे का जी। क्वाइट एक्सपेंसिव। यस। एमसी में कितना टाइम पीरियड लगता है? एएमसी में भी 2 years का टाइम 2 पीरियड इयर्स है। का टाइम पीरियड। और कॉस्ट हमने बात की वैसे ही जी अप्रोक्सीमेटली 10 लाख। जी। आप अभी क्या एडवाइस देंगे जो यंग डॉक्टर्स या कोई अगर देख रहा है हमारी वीडियो? मैं आपके यंग डॉक्टर्स को ना शॉर्ट में प्लैब के बारे में डिटेल देना चाहूँगा कि प्लैब 1 हमारा एक एमसीक्यू बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम है, जिसमें 180 क्वेश्चंस आते हैं। इसका कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 117 होता है, जो कि बहुत इजी होता है क्योंकि हमारी पासिंग परसेंटेज इस एग्जाम की 70% अप्रॉक्स है। तो इसको प्लैब 1 को आप अटेम्प्ट ज़रूर करें। आप एक बार रिसोर्सेज को देखें, प्लैब 1 दें। प्लैब 2 जो एग्ज़ाम है हमारा वो 18 स्टेशंस का एग्ज़ाम है। इट इज़ अ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो कि मैनचेस्टर में जाके होता है। क्यूबिकल्स होते हैं छोटे छोटे, जिनमें हमें जाना होता है, पेशेंट को देखना होता है, पेशेंट से अच्छे बिहेवियर में बात करना होता है, प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग होती है हमारी। और उसमें 8 मिनट्स का टाइम मिलता है आपको, जिसमें 4 मिनट्स आपको हिस्ट्री टेकिंग में मिलेगा और नेक्स्ट 4 मिनट्स आपको मैनेजमेंट में मिलेगा। डायग्नोसिस डायग्नोसिस उसी के अंदर है। हाँ, हाँ. आप एट द एंड ऑफ 4 मिनट्स यू आर सपोज टू हैव अ डायग्नोसिस। इट मींस इन वन OSCE क्वेश्चन यू आर गेटिंग 8 मिनट्स। 8 मिनट्स या 8 मिनट्स फॉर हिस्ट्री टेकिंग, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट, एवरीथिंग इन द पूरा मैनेज करके आपको पेशेंट को। टोटल 18 में से कितना हमें 18 में से उसमें रेस्ट स्टेशंस भी होते हैं, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9 स्टेशंस उसमें सही करने हैं आपको। अभी आपका प्लेब 1 हुआ है तो आप कब प्लेब 2 के लिए जा रहे हैं वहाँ? प्लैब 2 के लिए मैं नेक्स्ट 4 डेज में जा रहा हूँ। 16 अक्टूबर को मेरी फ्लाइट है। और अभी अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम पीरियड आप वहाँ स्टे करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, कोचिंग या एकेडमी भी कोई ज्वाइन एकेडमी में ज्वाइन करना है, क्योंकि प्लैब 2 के लिए एकेडमी ज्वाइन करना ज़रूरी है। उसके बिना प्रैक्टिस नहीं हो सकती, क्योंकि एक प्रैक्टिकल एग्जाम है। और एकेडमीज बहुत सारी हैं, लंदन में भी हैं, मैनचेस्टर में भी हैं। तो मोस्ट फेमस वंस हैं वो कॉमन स्टेशंस, ये सबसे ज्यादा फेमस है। स्वामी और एस्पायर, ये फेमस वंस हैं। एटलीस्ट 2 months तो मैं स्टे करके प्रैक्टिस करके फिर प्लैब 2 दूँ। तो आप 2 मंथ्स मान के चले वहाँ आपने प्रैक्टिस की, फिर एग्जाम हो गया, फिर आप वहाँ स्टे करेंगे या फिर आप आ जाएंगे वापस इंडिया? मैं वापस आ जाऊंगा, क्योंकि वहाँ रहने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हाँ, और विदाउट जॉब वहाँ पे रहना एडवाइजेबल नहीं है। तो आप वापस आ जाएं, आपके प्लैब 2 का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप जीएमसी में अप्लाई करेंगे। जीएमसी की जैसे ही रजिस्ट्रेशन आ जाती है, आप जॉब अप्लाई करके वहाँ पे जा सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली इसके दरमियान कितना टाइम पीरियड लग जाएगा? एटलीस्ट प्लैब 2 के बाद आपको 4 to 5 months का 4 to 5 टाइम मंथ लगता है। प्लेब 1 कब दिया था आपने? प्लैब 1 मैंने अगस्त में दिया था। अगस्त में? 2 महीने हुए हैं अभी। फर्स्ट अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट था। और इसकी आपने कितने मंथ्स प्रिपरेशन की थी? मैंने 2 months प्रिपरेशन की थी। उसके लिए आपने कोई कोचिंग प्लेटफॉर्म वगैरह ज्वाइन किया था या? उसके लिए ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है हमारा प्लैबेबल, जो मोस्ट फेमस है। हाँ, मोस्ट फेमस है। सब बच्चे प्लैबेबल करते हैं और सभी लोग यही कहते हैं प्लैबेबल इनफ है। ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जितना हम अपने रिसोर्सेज बढ़ाएंगे उतना हम फंस जाते हैं बेसिकली, फोमो क्रिएट करके। वो एग्जैक्टली। तो प्लैबेबल अच्छे से करें, बार बार करें। उसमें क्वेश्चंस भी हैं, उसमें रिवीजन गाइड्स भी हैं, जेम्स भी हैं, शॉर्ट नोट्स भी हैं। उसको करके जाएं, हो जाएगा। उसका सब्सक्रिप्शन कितने का आता है? उसका सब्सक्रिप्शन अप्रोक्सीमेटली 4000 रुपीज का है। 1 मंथ और फुल कोर्स? आई थिंक 5 या 6 months के मिलते हैं वो। 6 months के लिए लेट्स कॉल इट 5000 रुपीज। 6 months के लिए 5000 रुपीज है। आई थिंक इट्स क्वाइट अफोर्डेबल। हाँ। और आपका अभी आगे क्या प्लान है, किस फील्ड में रेसिडेंसी वगैरह आपको करनी है? ये तो अभी मैंने प्लान किया नहीं है, बिकॉज रेसिडेंसी करने के लिए आपको पहले फाउंडेशन ईयर के 2 फाउंडेशन ईयर कंप्लीट करने हैं। राइट। और उसके बीच आपके पास एटलीस्ट एक कॉन्फ्रेंस आपको अटेंड करना है, एक पब्लिकेशन होनी चाहिए आपकी, तब जाके आप उसको, मतलब आपको अच्छा स्पेशलिटी में आपको पोजीशंस मिलती है। कॉन्फ्रेंस आपने बात की है, क्या कौन सी कॉन्फ्रेंस होती है? जनरल मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस। कोई भी अटेंड कर सकते हैं या आपको वो लोग बोलेंगे कोई से भी? आपका बस एक्सपोजर होना चाहिए आपकी फील्ड में। तो जिस फील्ड में एक्सपोजर होगा
उसी फील्ड में वो आपको ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। पब्लिकेशन में मेडिकल रिलेटेड एक आप डेफिनेटली पब्लिकेशन मेडिकल दे रहे हैं। रिलेटेड। ऑलराइट, तो और कुछ आप कहना चाहेंगे? पूरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आज तक क्या हुआ और आप आगे क्या एडवाइस करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? लाइफ का एक्सपीरियंस यही है कि नीट यूजी का भी दिया था, वो नहीं हो पाया था, तो अब्रॉड चले गए। और अब्रॉड जाना एक बहुत ही सक्सेसफुल जर्नी रहा। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, प्रोफेसर से, टीचर्स से, लोकल से, एक नया एनवायरनमेंट मिला, नया कल्चर मिला, एजुकेशन को देखने का एक नया नज़रिया मिला। क्योंकि बैक होम हम शायद एजुकेशन के लिए नहीं, सिर्फ एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, कट ऑफ्स के लिए पढ़ रहे हैं, और इतने ज़्यादा एप्लीकेंट्स हो गए हैं कि जितना भी हम पढ़ें कट ऑफ और ऊपर जा रहा है। कंपटीशन ही इतना बढ़ रहा तो बेहतर ये है कि दुनिया हमारे लिए खुली है, है। अच्छे कॉलेजेस हैं, हम एजुकेशन को एजुकेशन की तरह देखें, और जहाँ से भी हमें एजुकेशन मिल सकती है हम उसको हासिल करें और आगे बढ़ें। लेकिन मैंने देखा हुआ है कि कुछ एमबीबीएस अब्रॉड करने स्टूडेंट आते हैं तो अपने आप को बहुत अंडर कॉन्फिडेंट मानते हैं, क्योंकि इंडिया में वो किसी से बात करते हैं, आज तो हमारी अपर लिम चल रही है, लोअर लिम चल रही है, और यहाँ उनकी बोन्स मसल्स ये सब चलता रहता है। आप तो ये सारे पाथवे से गुजरे हुए हैं, तो कुछ लोग ये प्रॉब्लम्स देखते हैं कि यार हमारा हो पाएगा, हमें नॉलेज सही मिलेगी या नहीं। तो इस बारे में मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा कुछ बता दें कि इज इट सफिशिएंट? पहली बात तो ये कि इंडिया में स्टूडेंट्स के पास जो रिसोर्सेज हैं वो शायद अब्रॉड वालों के पास कम है। उस कम रिसोर्सेज में होने के बावजूद भी हम लोग मैरो और प्रेपलैडर की सब्सक्रिप्शन से और बाकी जो ऑफलाइन टीचर्स आते हैं यहाँ पे हमें पढ़ाने के लिए इंडिया से, उनको भी यूज़ करते हैं। हमारे प्रोफेसर्स जो हमें लेक्चर नोट्स देते हैं, प्रेजेंटेशंस देते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। और आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कोई भी एफएमजी डॉक्टर किसी भी इंडियन डॉक्टर से कम है। आप दिल्ली, मुंबई या कोई भी मेट्रो सिटी के किसी भी मेजर हॉस्पिटल में जाएं, आपको एटलीस्ट 20 to 30% डॉक्टर्स अब्रॉड से मिलेंगे और अच्छा कर रहे हैं। और आज से नहीं, लास्ट 10-15 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं। काफ़ी पुराने डॉक्टर्स जो अब्रॉड से पढ़ के गए हुए हैं वो आज प्रैक्टिस करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम बाहर की पढ़ाई से वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आफ्टर 2002 एफएमजी तब से बच्चे दे रहे हैं, और इंडिया के नेशनल मेडिकल काउंसिल के सेट किए हुए एग्जाम के थ्रू हम गुजरते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड्स को हम सेटिस्फाई करते हैं, उसके बाद हमें लाइसेंस मिलता है। तो आई थिंक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आर at par with Indian medical graduates. So guys, that's it for the video. I hope you will like my video, and thank you once again Dr. Fazal for this interview and podcast. I hope you will like my video. Like, share, subscribe, and keep supporting so that we can bring more informative podcasts like this. Thank you so much. Thank you so much.